Hello everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC। इस चैनल के थ्रू मेरी कोशिश है कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज दूं जो आपके आसपास चल रही हैं, और ये नॉलेज मैं आपको इस तरह से प्रेजेंट करूंगा कि चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम की या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एज सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी, कि इलेक्शंस को डेमोक्रेसी का एक सेंट्रल पार्ट, एक न्यूक्लियस यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों माना जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में विद एग्जांपल्स समझाऊंगा इलेक्शंस का कंसेप्ट। फिर मैं आपको डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ब्रीफ में बताऊंगा एंड लास्टली इलेक्शंस का रोल इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, so I will start with the explanation. So coming to the first point, which is what are elections? Elections क्या होते हैं? Elections का मीनिंग आपको वर्ड elect से मिलेगा। Elect वर्ड का मीनिंग है to choose someone to hold some office or some position। बहुत सारे लोगों में से किसी एक बंदे को चूज़ करना और ये इंसान आगे जाके कोई पोस्ट संभालेगा या फिर कोई ऑफिस संभालेगा या फिर जिन लोगों ने उसे चूज़ किया है, इलेक्ट किया है, उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इलेक्ट यूजुअली करते हैं बाय द मीन्स ऑफ वोटिंग, वेयर पीपल वोट फॉर द पर्सन ऑफ देयर चॉइस। सो इन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शन, कुछ लोग होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन में फाइट करते हैं, इनको बोलते हैं कैंडिडेट्स हु आर फाइटिंग फॉर इलेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स वी हैव द वोटर्स। These are the people who will vote for the candidate of their choice. Say a voter likes candidate A, then this voter gives his vote to candidate A. और जब सभी लोग वोट कर लेंगे तब जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो कैंडिडेट जीतेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल से सपोज किसी इलेक्शन में 5 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, A, B, C, D और E, और 100 वोटर्स हैं, तो हर वोटर इन 5 में से किसी एक कैंडिडेट को अपना वोट देगा। सो जो टोटल वोट्स डलेंगे वो होंगे 100। ठीक है, और हर कैंडिडेट को सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे। से सपोज कैंडिडेट ए को मिले 20 वोट्स, कैंडिडेट बी को मिले 40, सी को मिले 25, डी को मिले 10 और ई को मिले 5 वोट्स। तो क्योंकि कैंडिडेट बी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, वो इलेक्शन जीतेगा। अब किस तरह से इलेक्शंस होंगे, वोटिंग कैसे होगी, कोई कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए, वो सब डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ मेथडोलॉजी विच इज़ यूज इन दिस इलेक्शन। जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, या फिर वोटिंग होना थ्रू बैलेट पेपर और EVMs। इन सब के बारे में वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। ठीक है, सो दिस इज़ ब्रॉडली द कंसेप्ट ऑफ इलेक्शंस। Now I will explain you the concept of democracy in brief. अब डेमोक्रेसी वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें अल्टीमेट पावर इज विद पीपल, वेयर कॉमन पब्लिक इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर एंड द गवर्नमेंट एक्सरसाइज द पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, द रूल इज दैट ऑफ पीपल, द कॉमन मैन, और जो गवर्नमेंट होती है वो एडमिनिस्टर करती है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो गवर्नमेंट में लोग बैठेंगे, जो कॉमन पब्लिक की तरफ से डिसीजंस लेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो लोग कहाँ से आएंगे, इन लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, कौन डिसीजन लेगा, कैसे डिसीजन लेगा। इसके 2 तरीके हैं जो कि आते हैं 2 तरह की डेमोक्रेसीज़ के अंडर। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है वो ही सारे डिसीजंस लेती है। जैसे कि कोई पॉलिसी से सपोज फ्री एजुकेशन की, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं, ये डिसीजन इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिक लेती है थ्रू वोटिंग। मतलब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पर वोटिंग होती है जिसमें उस कंट्री की पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, एंड ऑन बेसिस ऑफ कि वोटिंग के रिजल्ट्स क्या आए डिसीजन लिए जाते हैं। So this is direct democracy where people exercise their power directly. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है उस कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन कम है,
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए या फिर इंडिया या फिर इवन इंग्लैंड, वहाँ पे अगर हर छोटे से छोटे डिसीजन के लिए वोटिंग करवाई जाए तो मैनेजमेंट इश्यूज आ सकते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारी मैन पावर एंगेज करनी पड़ेगी वोटिंग करवाने के लिए, और जो कॉस्ट आएगी वोटिंग की वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए मे बी एक विलेज के लेवल पे या फिर एक सिटी के लेवल पे या फिर एक कंट्री जैसे कि मोनाको या फिर वाटिकन सिटी जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, वहाँ तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। बट कंट्रीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। इसलिए अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट डेमोक्रेसी देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है, स्पेशली इन कंट्रीज विद लार्जर पॉपुलेशंस। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कॉमन पब्लिक खुद से वोटिंग नहीं करती, इंस्टेड कॉमन पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है जो कॉमन पब्लिक की तरफ से डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैं अगर इंडिया का एग्जांपल लूँ तो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल। अब हर डिसीजन के लिए इन 1.4 बिलियन लोगों में वोटिंग तो नहीं करवाई जा सकती, तो इसलिए ये 1.4 बिलियन पीपल 545 रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं जो कि जाके बैठते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर लोकसभा या फिर लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और ये 545 रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि 545 लोगों में वोटिंग करवाई जा सकती है ऑन वेरियस डिसीजंस, और क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की तरफ से एक्ट करते हैं, लोगों के बिहाफ पे एक्ट करते हैं, तो ये भी बोला जा सकता है कि थ्रू दीज रिप्रेजेंटेटिव्स कॉमन पब्लिक इज टेकिंग डिसीजंस, और in other words people are participating in the affairs, in the governance, in the administration of the country indirectly. That is why this system of democracy where people elect their representatives who then represent the people in taking decisions regarding the affairs of the state is called as indirect democracy. अब आपको पता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा फीजिबल ऑप्शन है डेमोक्रेसी का, इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है। लेकिन ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसके लिए हमें एक मैकेनिज़्म चाहिए जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। ये मैकेनिज़्म है इलेक्शन का मैकेनिज़्म। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू द मैकेनिज़्म ऑफ इलेक्शंस। So it is the mechanism of elections which makes a democracy feasible or practical. Apart from it, elections also serve another crucial purpose in a democracy. Through the purpose of elections, people express their will and their aspirations. अब ये कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ के लोग वोट करेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए जो लखनऊ के लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस एग्जाम्पल इज़ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस इन लखनऊ। ठीक है, अच्छा, इस इलेक्शन में कई सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, कैन बी फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे कि एक कैंडिडेट बीजेपी का हो गया, एक कांग्रेस का, एक एसपी का, एक बीएसपी का। अब हर एक कैंडिडेट का अपना मैनिफेस्टो होगा, अपने सेट ऑफ प्रॉमिसेस होंगे। जैसे कि बीजेपी का कैंडिडेट बोलता है कि अगर मैं जीता तो मैं फार्मर्स का जो लोन है वो मैं माफ़ कर दूंगा। वैसे ही कांग्रेस का कैंडिडेट बोलता है कि मैं स्कूल्स बनवाऊंगा। अब लखनऊ के लोग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन चारों कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को वोट करके इलेक्ट करेंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लोग अपने वोट के थ्रू अपनी विल को डिस्प्ले करेंगे। Through their vote, people express what they want, what kind of candidate they want, what kind of policies they want. अगर बीजेपी के कैंडिडेट को लोग वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लोग वो पॉलिसीज़ चाहते हैं जो इस बीजेपी के कैंडिडेट ने प्रॉमिस करी थी। So in this way, elections is a mechanism through which people express their will and aspirations.
सो इलेक्शंस का मैकेनिज्म इज सेंट्रल टू डेमोक्रेसी फॉर टू रीजंस. फर्स्ट रीज़न तो ये कि इलेक्शन का मैकेनिज्म डेमोक्रेसी को फीजिबल बनाता है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि एक फीजिबल या प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन का मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है. एंड सेकंड कि इलेक्शंस के थ्रू लोग अपनी विल को रिप्रेजेंट करते हैं. लोग एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, कैसी पॉलिसीज चाहिए, कैसे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. बट इलेक्शंस करवाना एक डेमोक्रेसी में इज़ नॉट इनफ. टू मेक श्योर दैट अ डेमोक्रेसी इज़ अ ट्रू डेमोक्रेसी, द इलेक्शंस नीड टू बी फ्री एंड फेयर. फ्री इलेक्शंस मीन्स कि people should be free to choose the candidate of their choice. They should not be forced to choose a particular candidate. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ नॉर्थ कोरिया के इलेक्शंस का. नॉर्थ कोरिया में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें पीपल आर फोर्स्ड टू वोट फॉर द डिक्टेटर ऑफ द कंट्री. सो दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वोट फॉर वन पर्सन. दिस इज़ नॉट अ फ्री इलेक्शन. एंड फेयर इलेक्शन मीन्स कि कैंडिडेट्स शुड बी गिवन फेयर एंड इक्वल चांस टू फाइट इन द इलेक्शंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कैंडिडेट के पास 10 लाख रुपए हैं टू स्पेंड इन इलेक्शन और दूसरे कैंडिडेट के पास 10 करोड़ है. सो इट इज़ ओनली थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दैट पीपल कैन ट्रूली रिप्रेजेंट देयर विल एंड देयर एस्पिरेशंस, which is the basis of a democracy. So elections make democracy feasible, and it is only free and fair elections through which a democracy can function like a true democracy. And because of the role of elections in working of a democracy and the way nature of elections impact a democracy, elections are also considered as a symbol of democracy, where free and fair elections point towards a healthy and mature democracy, and not so free and fair elections point towards an immature or maturing democracy. So this was my explanation on why elections are considered as central to a democracy. If you liked my video, then kindly subscribe to my channel because I'll be bringing more content like this. Thank you.